Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear all, we are going to discuss a very important topic. जी हाँ, एग्जामिनर के लिए फेवरेट टॉपिक है और अगर देखा जाए तो जी हाँ सीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ऑडिट। बट सर यहाँ तो ऑडिट दिख नहीं रहा है, यहाँ पहले क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखिएगा NRK9 आप लोगों को एक्चुअल क्वेश्चंस बताता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम उसे सीखेंगे भी वो टॉपिक को भी। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं जो आपके प्रीवियस अटैम्प्ट में पूछा गया आईसीएसई में, और याद रखिएगा जिस चैप्टर को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, जी हाँ ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट यहाँ से हर एक अटैम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो इसे सिक्योर करने का बहुत अच्छा मौका है, मेरे साथ बने रहेगा। ये देखते हैं। क्वेश्चन था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वीकेएल लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ whistleblower alleging insider trading by a few members among the senior management. The board has appointed you to perform the insider trading audit. Explain the essential factors enabling review and reporting of insider trading audit. So, इस क्वेश्चन में एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली हुई है या नहीं। और इंपॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि कंपनी किस तरीके से प्रिवेंट करे इस तरह की प्रैक्टिसेस। आप जानते होंगे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जी हाँ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया सकता। इसके लिए कंपनी कुछ पॉलिसीज और कुछ रूल्स बनाती है और एक ये डिसाइड किया जाता है कि जो यूपीएसआई है वो डिस्क्लोज ना की जाए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये क्वेश्चन जी हाँ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें तो थॉरोली समझना है ऑडिट बेसिकली है क्या। सो इस सेशन में याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट ऑडिट में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अश्योर यू कहीं ना कहीं वो एग्जाम में रिपीट होके आती रहती हैं, इस बार फिर आ सकती हैं, सो इसे मिस मत करना। ऑलराइट, चलिएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी बेनिफिट लीजिएगा और लोगों के बेनिफिट के लिए लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इसका बेनिफिट्स ले सके। आई होप थोड़ा सा सोशल कंट्रीब्यूशन आप भी कर दीजिए इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो क्वेश्चन आपने भी यहां देखा कि यहां आपको पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट करें। जी हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। अब एक इंपॉर्टेंट बात पहले सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडिट है क्या चीज, ठीक है। हम ऑडिट के क्वेश्चन पर जाएंगे, पर उससे पहले एक रियल सिचुएशन जो इस समय कंट्री में चल रही है, तो उसकी तरफ हम देख कर आते हैं कि कंट्री में आखिर चल क्या रहा है। जैसे अगर यहां देखें, इकोनॉमिक टाइम्स में इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस को बताया हुआ है। जैसे फॉर हिंडबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप केस अ मैन मेड डिजास्टर मेकिंग। आप लोग जानते होंगे हिंडबर्ग अपने आप में एक तरीके का रिसर्च कंपनी है जो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज के ऊपर रिसर्च करती है और ये चेक करते हैं कि उनके अंदर कंपनीज में जो गवर्नेंस नॉर्म्स हैं प्रॉपर फॉलो कर रही है नहीं कर रही हैं, कंपनी किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही हैं, कहीं जो पब्लिक से फंड रेज किया गया है उसका सही रियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंडबर्ग यू नो व्हाट ऐसे भी काम करती है जिससे उसको बहुत पैसा भी बनता है, बट मैं यहाँ उसके बारे में हिंडबर्ग पे कोई डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं हिंडबर्ग जो काम कर रही है वो बेसिकली क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टिगेशंस। तो हिंडबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ने जितना पैसा ले रखा है मार्केट से इन द डेब्ट फॉर्म, अगर कल को ऐसी नौबत आ जाए कि उसे रीपे करना पड़े तो उतनी सफिशिएंट एसेट्स भी उसके पास अवेलेबल नहीं है। और आप लोग जानते होंगे इस न्यूज के डिस्क्लोज होने के बाद से अडानी के शोज में तहलका मचा हुआ है। लेकिन क्या हमारा ये पर्पस है सीखना? पहले तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि ऑडिट करने के अगर मकसद को देखा जाए तो ऑडिट हम करते क्यों हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग जानते हैं ना, देखो रॉ टॉपिक को रटना नहीं, ध्यान से मुझे सुनना समझना। हम ऑडिट करते क्यों हैं? हम एक्चुअली ऑडिट करने का पर्पस होता है एग्जामिन करना, है ना। और ये एग्जामिन जो है ये सिस्टमैटिक होनी चाहिए, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सिस्टमैटिक कैसे होगी अभी बताता हूं, जैसे समझेगा किस चीज की ऑडिट की जाएगी, क्योंकि ऑडिट भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। जनरली अगर देखा जाए हमारे एकेडमिक पार्ट से तो हम 2 तरह के ऑडिट सीखेंगे, एक फाइनेंशियल ऑडिट और एक हमारी जो कि कंप्लायंस ऑडिट होगी। पहली कौन सी कह रहे हैं, फाइनेंशियल ऑडिट और हमारी कंप्लायंस ऑडिट। लेकिन जब मैं ऑडिट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा मकसद क्या बताने का, मेरा मकसद है कि बताना कि एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन मतलब कोई सी भी ऑडिट कोई भी इंसान कर देगा नहीं, वो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं।
बात पकड़ में आ रहा है। उसकी अपॉइंटमेंट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, उसके लिए हम सेक्शन 139 से 147 तक पढ़ते हैं ऑफ कंपनीज एक्ट। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार, सेक्शन 139 टू 147, और साथ में हम देखते हैं क्या इसके रूल्स, कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिट, जी हाँ बिल्कुल, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 40। तो हम देखते हैं क्या सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा कि जो एक एक्सपर्ट है वो उसी पर्टिकुलर रिलेवेंट असाइनमेंट्स जो उसे दिया गया है वो उसकी एग्जामिन करेगा, और इसे हम बोलते हैं एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर जो कंपनी चला रहे हैं और जो ऑडिट कर रहा है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ऑडिट का राइट और मीनिंगफुल रिजल्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका करियर है पूरा इस पे, ठीक है, सो समझेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जी हाँ शेयरहोल्डर्स की परमिशन से करवाते हैं, जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स है। हम देखने में आता है कि वो लोग भी घपलाबाजी कर जाते हैं, कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, बट ऑडिट का मीनिंग कब फुलफिल होगा, जब वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है और एक वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। किन चीजों की सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है, कंपनी के बुक्स की, कंपनी के अगर देखा जाए स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की, कंपनी के अकाउंट्स की, मेरे साथ बोल लीजिएगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की, कंपनी के वाउचर्स की। क्या वो जो प्रेजेंट स्टेटस जो प्रेजेंट कर रही है कंपनी थ्रू दियर बुक्स, अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, जो भी वो प्रेजेंट स्टेटस में भी प्रेजेंट कर रही है, क्या वो एग्जैक्टली ट्रू है। जैसे अडानी के आपने शेयर की प्राइसेस में बहुत जबरदस्त हाइक देखा और वो इमीडिएटली देखा जाए एक छोटे ही ड्यूरेशन के अंदर बहुत वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए, तो कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि यार इतना ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा नया प्रोडक्ट बना दिया, ऐसी कौन सी एक चीज जनरेट कर दी है, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री इवैल्यूएशन कर दिया इन्होंने जो इतना एकदम ऊपर एकदम ब्लास्ट हो रहा है। तो जब डिटेल में गए जाकर सर्च किया तो काफी चीजें सामने निकल के आई। एनीवेज, सो यहां पर हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि ऑडिट क्या है, एक तरीके से बोलो मेरे साथ में, याद कीजिएगा, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। किन चीजों की हम करते हैं, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन बोलेगा, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। किस चीज की करते हैं हम लोग करते हैं बुक्स की, अकाउंट्स की, कंपनी के बुक्स की, अकाउंट्स की, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की, एक एक बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स और उसके वाउचर्स, ठीक है, टू ascertain what the real status of the company, whether the company presenting true or fair view or not, जैसा बता रही है कंपनी के ये सच है नहीं। बात पकड़ में आया। अच्छा, अब जब हम इन केसेस को देखेंगे, जैसे हमने देखा व्हाट्सएप लीक केस, आइए देखो, देखिए नेक्स्ट केस देखिएगा, व्हाट्सएप लीक केस सेबी डिसमिसेस इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस अगेंस्ट 11 एंटिटीज। इसमें भी पेनल्टीज लगाई गई, सेबी ने एक्शन लिया, क्योंकि हम यहां सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स के थ्रू, जी हाँ, क्योंकि जब मैंने वर्ड यूज किया सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, अभी एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक है एंड बोल रहे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। तो यहां जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स में देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास टाइप ऑफ ऑडिट में 2 तरह का हम ऑडिट फोकस कर रहे हैं यहां पर। जैसे हमारा पहला हमने यहां फोकस कर रहे हैं, ध्यान से याद कर लीजिएगा, फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में हम लोग 3 एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं, याद कर लीजिएगा साथ में, जब हम सेक्शन 139 टू सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट, साथ क्या पढ़ते हैं, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, क्लियर, जो अंडर चैप्टर 10 कवर है, सेक्शन 139 टू सेक्शन 147। ऑलराइट सर, इसके अलावा हम पढ़ते हैं इंटरनल ऑडिट, जो कि हम सेक्शन 138 में कंसीडर करते हैं, और फिर कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में कवर करते हैं। ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि ऑडिटर की रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी, ये सारी एस्पेक्ट्स डिफाइन की गई हैं।
आई होप क्लियर आ रहा होगा। तो फाइनेंशियल, जब हम ऑडिट की बात करते हैं, अब जनरली फाइनेंशियल ऑडिट का अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोग देखें किन चीज़ों की वेरिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, बैलेंस शीट के ऊपर, कंपनी के पीएनएल को लेकर, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ फोकस हमारा फाइनेंशियल इन टर्म्स की तरफ ज़्यादा जाएगा जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट का। क्लियर हो रहा है? 3 तरीके का होगा, पहला होगा स्टैट्यूटरी, सेकंड इंटरनल एंड थर्ड इज कॉस्ट ऑडिट। क्लियर? सेकंड जो हमारा होता है वो होता है कंप्लायंस ऑडिट। अभी और बताऊंगा डिटेल में कंप्लायंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ऑडिट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर की जाती हैं, ठीक है। जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह का उसका नेचर है, जिस स्टेट में वो काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन जर्नली अब देखेंगे, जैसे आप कंप्लायंस ऑडिट में जाएंगे तो आपको सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करना है, CSR ऑडिट, जी हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट, इंपॉर्टेंट ऑडिट्स हैं, छोड़ना नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, जी ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, इसी की अभी हम बात कर रहे थे। डोंट वरी, सब सिखा दूंगा, समझा दूंगा। यू हैव टू हैव सम पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो थोड़ी पेशेंस रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। ऑलराइट, एंड टेक ओवर ऑडिट, साइबर ऑडिट, लेबर ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, रिलेटेड पार्टी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। सर इतना ज्यादा ऑडिट मैं कैसे याद करूंगा? आई अश्योर यू, ये आपको टिप्स पे याद होंगी क्योंकि समझना है नहीं। अब हर एक को कवर करेंगे, ठीक है। तो जर्नली हम यहां जब देखेंगे कंप्लायंस ऑडिट, सो ये जर्नली कहां जाएगा? ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल से समझें कि जब हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो दोनों ही हमें एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हम कवर करते हैं किसको? जैसे जनरली हमारे बैलेंस शीट्स हैं, पीएनएल हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उधर हमारा फोकस होता है। जब हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, तो हम किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी भी रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि अमित शाह ने इन ईयर 2021, जहां 2021 ICSI में, अब ये खुद भी उन्होंने बोला, वो एक पॉलिटिकली स्पीच नहीं है, वो एक रियलिटी है कि इंडिया में बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज पर है। इसका मतलब क्या है? आप सोच के देखिएगा, आप किसी एंटिटी को, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और रियलिटी है कि आप किसी एंटिटी में अगर मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा डर क्या लगता है कि क्या ये गवर्निंग नॉर्म्स को फॉलो करती है, क्या ये लॉ कंप्लाइंट कंपनी है, क्या ये फेयर प्रैक्टिसेस करती है। और ये सारी बातें जो अगर देखा जाए तो ये कौन इंश्योर कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अब हो सकता है माइंड में किसी के आया हो, सर अडानी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने हमको बताया क्यों नहीं। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, यहां पर जो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो कई सारे इन्वेस्टर्स जो कि साउंड डिसीजन लेना जानते हैं, वो गो थ्रू करते हैं विद डीप नॉलेज ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, देखते बोला अच्छा से शेयर, बोला ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया तो पैसा लगा दो। ये अब स्टाइल अगर आपकी है इन्वेस्टमेंट करने की तो फिर गड़बड़ तो है ही, ठीक है। ये ऊपर नीचे का खेल नहीं है, सांप सीढ़ी नहीं है। यू हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। एनीवेज, सो ये हम जो बात कर रहे थे एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बेसिकली कवर करता है कहाँ? जब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की। तो जनरली हमने देखा कि टाइप ऑफ ऑडिट के अंदर 2 तरीके का फोकस रहा हमारा फोकस, एक तो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट और सेकंड था कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट में जैसा कि हमने देखा अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट है, बोलिएगा वैसे याद हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, हम याद करेंगे अभी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, सर साइबर ऑडिट है, लेबर लॉ ऑडिट है, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, रिलेटेड पार्टी ऑडिट है। सो ये हम सीखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट होता है जो कंपनी अपने इंटरनल रिव्यू सिस्टम को चेक करने के लिए करती है। जैसे कंपनी के अंदर HR ऑडिट की जाती है। HR ऑडिट का मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी के अंदर कितना लेबर टर्नओवर है। फॉर एग्जांपल, कितने एम्प्लॉयज कंपनी को ज्वाइन करता है, कितने ज्यादा लोग इसे क्विट कर देते हैं बीच में ही। हाँ, तो HR ऑडिट कंपनी अपने इंटरनल रिव्यू के लिए कराती है। IT ऑडिट भी कंपनी अपने इंटरनल रिव्यू के लिए कराती है। तो कुछ ऐसी ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है, जो इंटरनल रिव्यू के लिए है। ये कंपनी के ऑल ओवर देखा जाए इंटरनल परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। जैसे कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि ऑडिट फॉर इंटरनल रिव्यू, जैसे स्टॉक ऑडिट है,
HR ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट है, IT ऑडिट है। ये सारी की सारी किस लिए की जाती हैं? ताकि ये हेल्प करें आपके इंटरनल फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए। कंपनी के इंटरनल फंक्शंस का मतलब है, अब कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो HR, जी हाँ, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या लेवल है चेक करना जरूरी है, क्योंकि यू नो व्हाट, आपने एक बात सुनी भी होगी, कंपनी की मोस्ट वाइटल एसेट्स ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं। जी हाँ, आप जैसे अगर कल को एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनकर कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उनकी यू नो वाइटल एसेट्स हैं आप, तो ये इंश्योर करती है कंपनी कि उसके यहाँ वाइटल एसेट्स है या फिर स्क्रैप है, तो ये इंश्योर करती है। एनीवेज, मैं यहाँ सिर्फ मजाक के तौर पे कह रहा हूँ अभी ये बात, तो इंटरनल रिव्यू के पर्सपेक्टिव से भी कंपनी से कवर करती है। एनीवेज, अब अगर हम हमारे बुक में जाएं और हमारा इस पैराग्राफ को देखें तो यही सारी एस्पेक्ट्स मैं भी कवर कर रहा था। जैसे आइएगा, एक बार मॉड्यूल ओपन करके रखिएगा ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग। एन ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ascertain how far the financial non-financial statements and disclosures present a true and fair review of the company. ऑलराइट, फिर यही हमने सारा कवर किया किस तरह का ऑडिट होता है। सो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें फॉर योर कन्वीनियंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने के पर्पज से पैराग्राफ बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं याद करने के लिए। वैसे हम याद करने वाले आगे। एनीवेज, सेक्शंस में मैंने जैसा भी आपको डिस्कस किया कि सेक्शन 139, जिस स्क्रीन पे आइएगा एक बार, जी हाँ, सेक्शन 139 to 147 of under chapter 10 of company section 13 along with audit and auditor rule 14 conduct regarding the audit and auditor, covering the appointment, removal, resignation of auditor, eligibility, qualification, disqualification of auditor, remuneration of auditor। जी हाँ, सेक्शन 139 to वही अगर बात करेंगे, जी हाँ 139 to अगर 147 हम बात करेंगे डिटेल में समझाएं तो हमने देखेंगे कि सारा जो कवर किया जा रहा है ये स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बात करता है, ठीक है। एंड फर्दर अगर हम देखें सेक्शन 143 सेक्शन 12 जो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए सेक्शन 140 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर मिटेटिस मिटेंडिस। जी हाँ, ये दोनों ही केसेस में कॉस्ट ऑडिटर की भी सेम ड्यूटीज रहेंगी, याद रखिएगा, एंड पावर रहेंगी जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती हैं, वही सेम कंपनी सेक्रेटरी, जी हाँ, कंपनी ऑडिटर्स की भी अगर बात करेंगे सेक्रेटरी ऑडिटर्स हम बोल रहे हैं। Applicable to cost accountant conducting audit under 148 and the company secretary in practice conducting secretary audit in section 204। all right, ये हम छोटा छोटा बातें हम लोग पहले भी आई होप जानते होंगे। मतलब अगर हम बात करेंगे पावर एंड ड्यूटीज जो कि हम लोग कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए डिफाइन की गई हैं अंडर सेक्शन 143 सेक्शन 12, वही सेम यहाँ बोला गया है अंडर सेक्शन 148 कॉस्ट अकाउंटेंट की, अंडर सेक्शन 204 कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो कि आपका सेक्रेटरी ऑडिटर होंगे, जी हाँ, उनकी भी सेम ड्यूटीज रहेंगी। अब यहां पर अगर हम बात करें पेनल्टीज का तो आरसीडी के पर्सपेक्टिव से कहूं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए, लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन किसी तरह से डेवलप हो सकता है। कंपनी सेक्शन 13 आल्सो प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 143 सेक्शन 12 बाय द ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिटर इन प्रैक्टिस इन केस लिस्टेड कंपनी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीस एंड इन अदर केस, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है देन लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस। डिपेंड्स ऑन एप्लीकेबिलिटी। सिर्फ ये वाली बात में ये नहीं कि बी में बोल रहा हूँ अनलिस्टेड कंपनी, इट इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनी, अगर ये एप्लीकेबल हुआ तो रूल 8A पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ सेक्रेटरी, अच्छा इसको ऐसे याद रखना इस ऑर्डर में, मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों का मर्जी। इसको पहले ऐसे याद रखो, फिर इसको याद रखो, 2 इसको दो, फिर 3 इसको बोलो और 4 इसको बोलो, क्योंकि सेक्शन के सीरीज में याद रह जाएंगे आपको। इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे 138, फिर हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट की 139 to 147 ऑफ कंपनीज एक्ट, देन इंटरनल कॉस्ट ऑडिट 148 एंड 204 इनवर्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। आई होप ये सेक्शंस आपको याद हो और होने चाहिए भी। सो अब हम जो बात करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, इसका पर्पस क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में इसकी वजह से आप लोगों का इज्जत है, समझिएगा। और क्या इंश्योर करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी क्या सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्या उन्हें वो फेयरली फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। बात पकड़ में आ रहा है? अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है,
ये बात क्या करता है कि कंपनी क्या लीगल जो एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं, क्या वो रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसेसेस को फॉलो किया नहीं किया है। इसी के बेसिस पर ही तो स्टेक होल्डर कंपनी पे फेथ करते हैं। तो की वर्ड समझ में आ रहा है यहां पर, देखो आइए फोकस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की अगर हम बात करें ध्यान से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट इज अ स्ट्रेटेजिक ऑडिट टू एंश्योर दैट, अब आपको कैसे समझना, देखो कीवर्ड्स पे फोकस करना, एंश्योर दैट व्हाट ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट अंडर द लॉज, हाईलाइट जरूर कीजिएगा, अंडर द रिक्वायरमेंट्स अंडर द लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। लॉज इज अ ब्रॉडर टर्म, आप समझ गए होंगे जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब ये यहां पर बात होगा जो भी एप्लीकेबल एक्ट्स प्लस रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बात पकड़ में आ रहा है, नोटिफिकेशंस हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं जो कंपनी पे एप्लीकेबल हो होंगे, ठीक है। तो कहता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज में सब याद रखिएगा, पॉलिसीज जो कंपनी पॉलिसीज बनाती हैं, प्लस प्रोसीजर्स दैट आर नेसेसरी फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज आर इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग की ड्यू डेट पर आप उसे फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर उससे पहले करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। या फिर एक और एग्जांपल समझेगा, कंपनी अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का कर रही है और वो एक्सपांशन में गई और विदाउट टेकिंग द लाइसेंस और विदाउट रिन्यूइंग द लाइसेंस, रिन्यू भी नहीं कराया और एक्सपांशन कर रही है, तो बोले ये प्रोसीजर तो उन्होंने गलत फॉलो किया हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का फोकस किसके ऊपर होगा कि कंपनी क्या कंपाइल कर रही विद द लॉज, बोलो मेरे साथ में, लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑलराइट। And audit of corporate governance process provides assurance to the various stakeholders that all the required governance activities have been accomplished and what remains otherwise, thereby assisting the stakeholders in making an informed decision. यही तो इंपॉर्टेंट है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे देखा जाए, कंपनी को फंड प्रोवाइड करने वाले बैंक्स हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ, शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक है, हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स में, कोई डिबेंचर की फॉर्म में इन्वेस्ट करता है, कोई डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करता है कंपनी के, कोई कंपनी को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपनी के इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे इस बात का भरोसा कैसा है कि ये कंपनी फेयर प्रैक्टिसेस कर रही है, जब वो कॉर्पोरेट, जी हाँ, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर रही है, तभी फेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कर रही है। तो स्टेक होल्डर्स को इस बात में फेथ रहता है, वो इंश्योर होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एक्यूरेट होगी। स्टेक होल्डर्स डू नॉट लाइक टू रिसीव सरप्राइजेस, जी हाँ, सडनली अडानी का पता लगा कि अरे यार यहाँ तो डेट भरा हुआ है, हमारा स्टॉक का प्राइस तो बहुत हाई गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो ऐसे केसेस में भी सरप्राइजेस नहीं होते हैं अगर वहां पे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। Surprises, an audit of corporate governance activity shall ensure an effective check mechanism on the supervisory and managerial layers of a business enterprise. Corporate governance audit mechanism works primarily through the audit committee and the auditor. अब सर इतना पैराग्राफ मेरे को सर याद नहीं होता, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों में प्रॉब्लम है। अब देखो सुनो, पॉइंट कैसे बनेंगे, पॉइंट बनी गए हैं वैसे तो। पॉइंट पहला तो बना है यहाँ से, रिक्वायरमेंट्स जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे जरूर ध्यान रखना। Requirements under laws, policies, procedures that are necessary for directing and controlling of business enterprises are implemented. अब अगर आप शॉर्ट में भी समझना चाहें तो ऐसा समझेगा, are implemented effectively. हाईलाइट जो किया है ना पॉइंट, इस पे फोकस रखना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये फिर दूसरा पॉइंट समझना, it assures to various stakeholders, it assures the various holders in respect of required governance activities have been accomplished. Point number 2, आगे का सुनना, व्हाट रिमेन्स अदरवाइज देयरबाय असिस्टिंग स्टेक होल्डर इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अब लाइसेंसिंग, मान लीजिए कंपनी ने लाइसेंस के अप्लाई किया हुआ है, आपके रिपोर्ट्स में आया कि हाँ लाइसेंस के अप्लाई किया हुआ है, बट स्टिल इज पेंडिंग, ये कंपनी पे कोई लिटिगेशन चल रहा है, जजमेंट पेंडिंग है। तो ये इंफॉर्मेशन जब एक्चुअली पता होगी स्टेक होल्डर्स को, वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे आगे इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे एग्जिट करना है। बात पकड़ में आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमको यहाँ से मिल जाता है क्या, कि अश्योर द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ that various required governance activities have been accomplished. Point number 2 clear होगा। And stakeholders do not like to receive surprise, नहीं होगा। Point number 3, audit of corporate governance activities ensure effective check mechanism,
किस चीज के ऊपर? सुपरवाइजरी, ऑन सुपरवाइजरी एंड मैनेजर लेयर्स। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर और यू नो व्हाट कंपनी एज अ होल के लिए सोचें। बात पकड़ में आ रहा है? किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ना सोचें। तो ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को इंप्रूव कर अप्रूव कर दिया जाता है विदाउट कंसिडरिंग ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स। ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 3-4 हमें यहाँ से मिला ऑफ द बिजनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 5 कैसे होगी? थ्रू द ऑडिट कमेटी एंड द ऑडिटर। 5 पॉइंट्स हुए नहीं हुए? तो ऐसे पॉइंट्स ब्रेक कीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। अब स्कोप एग्जाम में पूछ सकता है, डिटेल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है, स्कोप डिस्कस कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन कमेंट बेस भी आ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए अब स्कोप को डिस्कस करते हैं ये फटाफट से। कहता स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट इज वाइड एंड जनरली बाउंड्री लेस। आर सब्जेक्ट कवर्स क्या क्या? जैसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, दोनों को ही कवर करेगा, दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल एक बार समझते हैं फटाफट से। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए वहां पर मेरा जो कंसर्न है वो फाइनेंशियल कंसर्न हो गया, ठीक है, कि कंपनी के मेरे जो स्टेक होल्डर हूं, मैं कहां से कैसे हो रहा हूं? फाइनेंशियल में उसको सपोर्ट कर रहा हूं, से रहा हूं। ऑलराइट, दूसरी पर्सपेक्टिव समझते हैं। मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूं, तो मेरे लिए वो कंसर्न फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल हो गया। बात पकड़ में आ रहा है? दूसरा एक और एग्जांपल समझिएगा नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर का। मैं सोसाइटी में रहता हूं और कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है वो हेल्थ के लिए बड़े ही हार्मफुल है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन ये प्रोसीजर कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। तो मैं वो स्टेक होल्डर हूं जो नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो क्या कर रहा है ये? पहला कह रहा है एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा प्रॉपर उनकी कंपोजिशन है नहीं है, मिक्स एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन होना चाहिए, मिक्स। और ज्यादातर यही कहा जाता है ना, सजेशन होता है कि भैया मैक्सिमम जो होना चाहिए या जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंस उनकी टेस्ट की जाएगी, इंडिपेंडेंस का टेस्ट की जाएगी, कहीं वो इंटरेस्टेड तो नहीं है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो ये भी इंश्योर किया जाता है। आप जानते होंगे बोर्ड से पहले डिस्क्लोजर लिया जाता है डायरेक्टर्स से कि भाई आप इंटरेस्टेड तो नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसे प्रोसीजर कंपनी फॉलो कर रही नहीं कर रही है? ऑलराइट, सो उसके अलावा क्या कवर करेगा? कमिटीज ऑफ द बोर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ द रेफरेंसेस। कौन कौन सी कमिटीज? एक तो कमिटीज जो हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल हमें ऑडिट कमेटी बनानी है। अगर हम इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी की तरफ से पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है हमारे लिए, ठीक है। हमें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना जरूरी है, हमें एनआरसी नॉमिनेशन रिमेंशन कमेटी बनाना जरूरी है। ये कुछ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कमेटीज, तो वो देखा जाएगा। एंड रेफरेंसेस का मतलब उन कमिटीज को बनाया गया और फिर उनको ऑफ कोर्स क्या रोल डेलीगेट किया गया है, बोर्ड ने उन्हें क्या काम दिया है। तो रेफरेंस का मतलब है कि क्या रोल परफॉर्म कर रही है वो कमिटीज। ऑलराइट, इसके अलावा और क्या गवर्नेंस एस्पेक्ट्स कवर करेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर? कंट्रोल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग, कंट्रोल, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स। क्योंकि मैंने जैसे कहा अपने आप में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जी हाँ, फाइनेंशियल जैसे हमने बोला भी स्टेक होल्डर्स को कवर करेगा। इसके अलावा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें उन्हें कवर करेगा। ऑलराइट, इसके अलावा हम बात करें कमिटीज एंड उसकी कमिटी बोर्ड कमिटीज एंड उसके रेफरेंसेस को कवर करेगा एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट को कवर करेगा। रिस्क मैनेजमेंट, transparency and disclosure of financial information, executive compensation, strategic plans, programs, guidelines on social responsibilities। अब अगर एक ही कहें कि सर कोर फोकस क्या होगा अदर, तो हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के साथ में कंप्लायंस जोन प्लस सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कोर फोकस में आएंगी। बात पकड़ में आ रहा है कि कंपनीज एक्ट में चाहे वो हम बात करेंगे कमिटीज को लेके, डायरेक्टर्स कंपोजिशन को लेके, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को लेके, ठीक है, या कमिटीज की हमने बात करी उनको लेके हम बात कर सकते हैं। सो यहां इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो मेनली फोकस किस पे रहेगा कंपनी केसेस में? कंपनीज एक्ट पे एंड सेबी एलओडीआर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर एकदम? आई होप क्लियर है, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ध्यान सुनना। देखिए, ये
सेशन आज वाला हम इतना इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो रेगुलर टेस्ट चल रही है आज एक्सेसिव बर्डन है, तो आज वाला सेशन सिर्फ इतना कर रहे हैं। बट नेक्स्ट सेशन तुम अपना टेस्ट कंप्लीट करके जरूर देख लो, वो भी अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। सो पहले इसे कंप्लीट करो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट सेशन फटाफट से देख लो, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, टेस्ट अपना पहले कंप्लीट करिएगा। ऑलराइट, आरजेडी का टेस्ट कंप्लीट नहीं किया जिन स्टूडेंट्स ने, कंप्लीट कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। टेस्ट सीरीज 100% तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलाएगी अगर तुम चाहते हो तो। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स टेस्ट के बाद नेक्स्ट सेशन इसका आगे का देखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।